नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ते हैं शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में यदि अपन बात करें तो इस क्लास में अपन संस्कृत, हिंदी व सामाजिक की शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं, परंतु शुरू उन्होंने की है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से। तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में भी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियां, और प्रमुख विधियों के अपनों ने प्रकार किए थे कि हिंदी में जैसे साहित्य या भाषा की जब क्लास होती है तो भाषा के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे गद्य होता है, पद्य होता है, ये उसको प्रकट करने के माध्यम है। उसमें भी गद्य में अनेक प्रकार हो जाते हैं, पद्य में आगे अनेक प्रकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस भाषा शिक्षण की क्लास में अपन गद्य पढ़ चुके हैं, पद्य पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण में अपनों ने पद्य शिक्षण को शुरू किया था, और पद्य शिक्षण में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? विधियों को पढ़ रहे थे, पद्य शिक्षण की विधियां। पिछली क्लास में अपनों ने पद्य शिक्षण की एक विधि देखी थी, और वो कौन सी थी? अभिनय विधि। उसके बाद अपनों ने दूसरी विधि को शुरू किया था। कौन सी विधि थी? गीत विधि। देखिए, गीत विधि के बारे में बेसिक चीजें एक दो चार बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई भी थी, परंतु ये पद्य शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, तो इसलिए अपन इसका थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन और करना चाहेंगे। सबसे पहले तो गीत विधि के प्रवर्तक कौन है? तो मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये विधि 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों से गुजरती हैं। कौन कौन से चरणों से? तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अभिनय भी इसकी एक सहायक विधि है। गीत के साथ साथ अभिनय किया जाता है, तो अभिनय के बिना गीत संभव ही नहीं है। आप सीधे की सीधे यदि लाइनें बोलने लग जाओगे तो वो तो निबंध हो जाएगा, पद्यात्मकता उसमें रहेगी नहीं, रसात्मकता, रसानुभूति तो वहां पर रहेगी नहीं। तो इसलिए इसमें अभिनय को शामिल किया जाता है, साथ साथ प्रदर्शन को शामिल किया जाता है, और इसके साथ साथ रसास्वादन को भी शामिल किया जाता है। रसास्वादन, आप गीत गा रहे हैं और इतना बेसुरा गा रहे हैं कि लोग कानों पर हाथ रख रहे हैं, तो वहां पर रसास्वादन नहीं होगा। तो ये गीत विधि है वो आपके द्वारा सफल तो नहीं मानी जाएगी। हालांकि गीत विधि सफल है शिक्षण में, परंतु आपके द्वारा जो शिक्षण करवाया जा रहा है वो वहां पर असफल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें शिक्षक की 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। अभिनय भी उसको आना चाहिए, प्रदर्शन भी आना चाहिए, रसास्वादन करवाना भी आना चाहिए। विद्यार्थियों को वो जो पढ़ा रहा है वो चीज उनके हृदय तक भी पहुंचनी चाहिए, तो उसे अपन क्या कहते हैं? रसास्वादन कहते हैं। अगर अपन गीत विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो गीत विधि का प्रयोग यदि अपन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए करें, और वो भी 5वीं क्लास के बच्चे के लिए करें, तो वहां पर भी अपन असफल हो जाएंगे। कारण कि हर एक स्तर के लिए अलग अलग चीजें अपने को अपनानी पड़ेगी। कैसे अपनानी पड़ेगी? देखिए, मैंने आपको कहा था कि भाई अभिनय है, वो अभिनय विधि जो है वो लगभग सभी बालकों के लिए उपयोगी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभिनय में सभी को आनंद आता है। छोटे बच्चे भी नाटक देखना बहुत पसंद करते हैं, तो बड़े लोग भी देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर गीत विधि के माध्यम से जो अभिनय किया जाता है, वो जो अभिनय विधि है वो पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी हो सकती है। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए आप गीत गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गीत सुना रहे हैं, वो आपके आसपास बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बस उनको चाहे समझ में आए नहीं आए, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि टीचर गीत गा रहा है। और हालांकि गीत में रुचि होती है तो अच्छे से समझ में भी आ जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। अगर अपन प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन का मतलब है कि आप जैसे किसी भी कविता का वाचन कर रहे हैं, किसी भी कविता को आप गा रहे हैं,
तो वो किस विषय पर आधारित है, उस विषय से संबंधित आप कुछ भी चीजें ले आओ और लाकर, जैसे कबीरदास जी के पद गा रहे हैं तो कबीरदास जी का चित्र प्रदर्शित करते हुए साथ साथ उनकी विसंगतियों को, ऐसे छाया चित्र जो फोटो होते हैं वो लाके और उनको दिखाते हुए, प्रदर्शन करते हुए आप बालकों को समझाओ। तो ये कौन से स्तर के लिए उपयोगी मानी जा सकती है? प्राथमिक स्तर के लिए। यदि आप गीत विधि को प्रदर्शन करके समझा रहे हैं तो आप यहाँ पर इसी को समझाएंगे, या प्राथमिक स्तर के लोगों को या प्राथमिक स्तर के बालकों को भी इससे अध्ययन करवाएंगे। यदि गीत विधि के माध्यम से रसास्वादन करवाने की सोच रहे हैं तो वह प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक उपयोगी हो सकती है, उच्च स्तर तक यह मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं गीत विधि, और गीत विधि के प्रवर्तक है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, और इस विधि के अंतर्गत 3 प्रकार का अभिनय करके या 3 प्रकार से इस गीत विधि के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। पहला कौन सा? अभिनय। अभिनय के माध्यम से आप पूर्व प्राथमिक स्तर को अध्ययन करवाएंगे, प्रदर्शन के माध्यम से प्राथमिक स्तर को, और उसके बाद रसास्वादन यदि करवाना चाहते हैं तो वो प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक। हालांकि ये ज्यादा सफल यहीं पर होगी क्योंकि रसानुभूति जो है उसका ज्ञान इसी स्तर पर ज्यादा होगा, तो इसलिए इस स्तर पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर गीत विधि के बारे में ही कुछ और चीजें महत्वपूर्ण बचती हैं, उनको भी अपन यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे। यहाँ पर गीत विधि की अपनों ने 3 स्तर देखे हैं, तो 3 स्तर देखे हैं। इनमें आपके पास एक प्रश्न आ जाए, इसी विधि से संबंधित प्रश्न आ जाए कि निम्न में से विचार व व्यंग्य प्रधान प्रारूप माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से विचार व व्यंग्य प्रधान प्रारूप कौन सा होगा और किसका। अब गीत विधि का दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है, और यदि गीत विधि का नहीं भी दिया जाए, सीधा भी इस प्रकार से आ सकता है कि गीत विधि के जो 3 प्रारूप देखे हैं अपनों ने, 3 प्रकार से अपन गीत विधि को प्रकट कर सकते हैं, गीत विधि के माध्यम से शिक्षण करवा सकते हैं, अभिनय, प्रदर्शन और रसास्वादन। तो विचार व व्यंग्य प्रधान कौन सा प्रारूप हो सकता है? तो यहाँ पर आपके पास ये तीनों ही विकल्प हो सकते हैं। अभिनय भी हो सकता है, अभिनय विधि भी, और इसके साथ साथ दूसरी जो अभिनय विधि के बाद जो दूसरी विधि आती है वो विधि आती है प्रदर्शन या प्रारूप प्रदर्शन, और तीसरा यहाँ पर विधि नहीं लिखेंगे, अभिनय विधि नहीं है, ये मात्र प्रारूप है। और तीसरा कौन सा? रसास्वादन लिख देंगे, और रसास्वादन के बाद अंत में लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, ये चीज। तो इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने ये चीज बताई नहीं है आपको। तो देखिए, रसास्वादन, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आ चुका है। तो गीत विधि का विचार व व्यंग्य प्रधान प्रारूप रसास्वादन होता है। क्यों? क्योंकि विचार यदि कहीं पर प्रकट होते हैं तो वो कहाँ पर प्रकट होते हैं? उच्च स्तर में ही प्रकट होते हैं, और उच्च स्तर से संबंधित इन तीनों में ही एक को ही शामिल किया है, उच्च स्तर में को अपनों ने इसी में शामिल किया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ये उत्तर हो सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इसी विधि से संबंधित कुछ अन्य चीजों की। तो और इसमें कौन सी चीजें हो सकती है? कुछ चीजें अपनों ने पिछली क्लास में इससे संबंधित देखी भी थी, जैसे
अपनों ने ये देखा था भी गीत विधि है क्या। गीत विधि क्या है, तो देखिए शिक्षक द्वारा गीत गाकर शिक्षण करवाना ही गीत प्रणाली है। कि शिक्षक द्वारा गीत गाकर शिक्षण करवाना ही गीत प्रणाली मानी जा सकती है। उसके बाद अपन यूं देखते हैं कि भाई शिक्षक ने गीत गाया, यहीं पर ये विधि कंप्लीट हो गई क्या। एक कविता है जिसका अध्ययन शिक्षक करवाना चाहता है, तो वो आया, बुक खोली, गीत गाया और निकल गया। नहीं, यहाँ पर विद्यार्थी भी अनुकरण द्वारा सीखते हैं। विद्यार्थी भी उन गीतों का अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण के माध्यम से वो सीखते हैं। इसके साथ साथ यदि अपन और बात करें इस संबंध में, तो ये बात भी कही जा सकती है कि भाई विद्यार्थियों से कभी कभार शिक्षक है, हालांकि ये उच्च स्तर पर तो नहीं हो पाता, परंतु विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक समवेत वाचन भी करवाता है। तो समवेत वाचन अनुकरण यही हो गया कि भी बालकों को कहो कि आप जैसे जैसे मैं गा रहा हूं वैसे वैसे गाओ। तो बालक है वो कभी कभार यूं होता है कि एक एक बालक को खड़ा करके बोल दिया जाता है, और सामान्यतः एक एक बालक है वो हो सकता है किसी की आवाज अच्छी नहीं हो, कोई गाना चाहता नहीं हो, किसी को शर्म आती हो, तो इसलिए समवेत वाचन भी इसका करवा दिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन एक दो बातें इसकी और बचती हैं उनकी तरफ। इसमें यदि अपन देखें तो देखिए इस विधि के माध्यम से शिक्षक द्वारा बालकों को भाव का ज्ञान करवाया जाता है। जो भी बात मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी, शिक्षक द्वारा भाव का ज्ञान, या भाव का मतलब है कि भाव पक्ष का, और कल मैंने आपको समझाया भी था कि भाव पक्ष क्या होता है, कला पक्ष क्या होता है। तो भाव पक्ष का ज्ञान करवाना भी इस विधि का एक उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर अपनों ने गीत विधि को कंप्लीट कर लिया है। महत्वपूर्ण बातें यही है, हालांकि इसमें यदि शिक्षक जो गाता है उसके बाद विद्यार्थियों से भी गवाया जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों सक्रिय भी रहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर गीत विधि कंप्लीट होती है और अपन शुरू करते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि कौन सी है, ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 2-4 बातें इसमें मैंने नई ऐड की है, तो जिसको भी अगर थोड़ा बहुत अच्छे से समझना हो तो पिछली क्लास भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी विधि की, और तीसरी विधि की यदि बात करें तो कौन सी लिखवाई थी आपको, अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि की स्टेप या सोपान की यदि बात करें, सोपान का मतलब है कि अपन क्लास में जाने के बाद वो सोपान नहीं देखेंगे कि प्रस्तावना करनी है, प्रस्तुति, वो तो सोपान रहते ही रहते हैं। प्रस्तावना तो हर एक विधि की मूल आवश्यकता होती है, परंतु अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई शिक्षक में जाने के बाद इस विधि के द्वारा शिक्षक शिक्षण कैसे करवाएगा। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि भी जितने पद होते हैं उनको अलग अलग गाकर शिक्षक सुनाएगा, अलग अलग गाकर या पढ़कर।
सुनाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो जितने पद आए हैं पाठ में उनको अलग अलग वो गाकर भी सुना सकता है, बोलकर भी सुना सकता है। ठीक है, पढ़कर सुना दिया। दूसरी बार प्रत्येक पद के वाचन के साथ शिक्षक अर्थ भी बताता जाएगा। दूसरी बार मैंने आपको ये भी बताया है कि भी पद्य में एक बार तो आदर्श वाचन करना होता ही होता है। शिक्षक को सबसे पहले तो पूरे पद्य का, पूरे पाठ का आदर्श वाचन करना ही करना है। उसके बाद दूसरी बार जब वह वाचन करता है तब उसको अर्थ बताना होता है। तो यहां पर भी यदि अपन देखें तो दूसरी बार शिक्षक क्या करता है, प्रत्येक पद का वाचन, वाचक नहीं है ये, वाचन, तो प्रत्येक पद का वाचन करेगा और वाचन जैसे जैसे करेगा उस साथ साथ अर्थ बताता जाएगा। जैसे मान लीजिए कबीरदास जी के 5 पद हैं, तो 5 पदों को एक बार तो एक साथ पढ़ लिया, दूसरी बार एक पद पढ़ेगा अर्थ बताएगा, फिर दूसरा पढ़ेगा अर्थ बताएगा, फिर तीसरा पढ़ेगा अर्थ बताएगा। इस प्रकार से ये विधि चलती है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे इनके बारे में महत्वपूर्ण कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अपन बात करते हैं, पहले पढ़कर सुना दिया, उसके बाद दूसरी बार साथ साथ वाचन करेगा, साथ साथ अर्थ बताएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को पढ़ाता जाएगा, अर्थ बताता जाएगा। तो इसलिए ये विधि कौन सी होगी, शिक्षक केंद्रित विधि होगी। शिक्षक केंद्रित विधि ये मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे यदि अपन बात करें अगले स्टेप की, तो पहले वाचन किया, दूसरी बार साथ साथ अर्थ बताता हुआ शिक्षक चल रहा है। तो इस दौरान जो ये विधि है, तो इसमें इस विधि में शिक्षक रुक रुक कर शिक्षण करवाता है। अब इस विधि में क्या करेगा, रुक कर शिक्षण करवाएगा। और जब रुक कर चलेगा, क्यों, क्योंकि पहले एक पद पढ़ा फिर रुका उसका अर्थ बताने के लिए, और अर्थ बताते बताते और अन्य चीजें भी उदाहरण स्वरूप वो बता रहा है। तो इसलिए वो कभी कभार शिक्षक ये भी होता है कि अपने रास्ते से भी भटक जाता है, बताना होता जमीन पर है चला जाता है आसमान में। तो इसलिए यूं भी होता है कि इस विधि में शिक्षण के दौरान तारतम्यता भंग होती है। इस विधि में शिक्षण जब करता है तो उस समय तारतम्यता भंग हो जाती है, अर्थात एक ले में शिक्षण नहीं चल पाता, बार बार उसे रुकना पड़ रहा है, उसको अर्थ बताना पड़ रहा है। हालांकि इस विधि द्वारा है वो शिक्षक भावार्थ करता जाता है। शिक्षक है वो साथ साथ भावार्थ बताता जाता है।
सभी विद्यार्थियों को। साथ साथ यदि शिक्षक भावार्थ बताता जाता है तो इसके माध्यम से यूं है कि थोड़ी सी तारतम्यता भंग होती है, और चूंकि ये शिक्षक केंद्रित हो जाती है, यहाँ पर विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर पाते, तो इसलिए इस प्रकार की विधियां जिसमें विद्यार्थी सक्रिय नहीं होते, विद्यार्थी आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते, प्रश्न पूछ नहीं सकते, तो वहां पर जहां पर अंतःक्रिया नहीं होती उन विधियों को अमनोवैज्ञानिक विधियां भी माना जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो बातें इस संबंध में और बचती हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, अगर स्तरों की बात करें कि भाई ये विधि है वो किस स्तर पर अधिक लागू होगी या किस स्तर पर अधिक सफल होगी, तो ये सभी स्तरों के लिए हो सकती है, सभी स्तरों के लिए। क्यों? क्योंकि अपन है वो इस विधि के द्वारा 5वीं कक्षा के बालकों को भी पढ़ा सकते हैं, उच्च स्तर के बालकों को भी पढ़ा सकते हैं, और सामान्यतः ज्यादातर जो विधि चलती है वो यही विधि चलती है। परंतु ये विधि होती कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि ये मानी जाती है। ये सभी स्तरों पर लागू हो सकती है, परंतु ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अमनोवैज्ञानिक क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित होती है और बालक सिर्फ और सिर्फ उनका अर्थ ग्रहण करने के लिए और उनका अनुकरण सिर्फ कर सकते हैं, वो स्वयं है वो अंतःक्रिया नहीं करते। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि शिक्षार्थी केवल अनुकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, सिर्फ अनुकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक बोलता जाता है, वो सुनता जाता है बस यहाँ पर। और यदि शिक्षक बोल रहा है तो इसके माध्यम से अपन ये भी कह सकते हैं कि मौखिक कौशल का विकास भी इस विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर अपनों ने जो चीज देखी अर्थबोध विधि में, मैंने आपको बताया कि भी शिक्षक है वो एक बार पूरा आदर्श वाचन करेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप उनका अर्थ बताता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर है वो जब आदर्श वाचन हो रहा है तब भी विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, तो उस समय भी बालकों की कोई अंतःक्रिया नहीं रहती। बाद में शिक्षक ही उनका अर्थ बताता जाता है। तो ये विधि किस प्रकार की हो जाती है? शिक्षक केंद्रित। और जहां पर अंतःक्रिया नहीं होती तो वह अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। सभी स्तरों पर लागू है। अमनोवैज्ञानिक विधि अपनों ने देख लिया। अनुकरण द्वारा शिक्षार्थी है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये मौखिक कौशल का विकास करती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब अपन देखते हैं आगे अगली विधि। अगली विधि पद्य शिक्षण की कौन सी हो सकती है? इस संबंध में यदि अपन विचार करें तो लिखवाई हुई आपको व्याख्यान विधि। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देना ही कौन सी विधि मानी जाती है? व्याख्यान विधि मानी जाती है। सिर्फ लेक्चर देने का मतलब है कि अपन व्याख्या देते रहते हैं। अब इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक है वो कविता को पूरा का पूरा पढ़ता है
और उसके साथ साथ उनका व्याख्यान करता जाता है। हालांकि इसमें शिक्षक है वो काठिन्य निवारण भी करता है। तो इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, तो ये भी कुछ अर्थबोध विधि जैसी है। अर्थबोध विधि में यूं भी होता है कि शिक्षक गाकर भी सुना सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दिया जाता है, अन्य किसी भी सहायक सामग्री का सहयोग नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो इस विधि में शिक्षक कविता के एक एक पद को पढ़कर सुनाता है तथा उसके अर्थ की व्याख्या करता है। एक बार इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं इस विधि में और क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो है वो शिक्षक किस प्रकार से शिक्षण करवा सकता है, उसमें यदि अपन देखें तो इस विधि की एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, व्याख्यान विधि है, व्याख्यान देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह विधि गद्य व पद्य दोनों प्रकार के शिक्षण हेतु उपयोगी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के शिक्षण हेतु ये उपयोगी विधि है। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। ठीक है। गद्य और पद्य कैसे? अपनों ने गद्य शिक्षण पढ़ा था और गद्य शिक्षण के दौरान भी अपनों ने व्याख्यान विधि पढ़ी। अब व्याख्यान होता क्या है? कोई भी चीज है उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करना, उसकी व्याख्या करना ही कौन सी हो जाती है? व्याख्यान विधि हो जाती है। ये जो पद्य शिक्षण के दौरान अपन व्याख्या करते हैं तो उस समय शिक्षक की दृष्टि या अपनी दृष्टि एक ही चीज पर अधिक रहती है, और वो किस पर रहती है? सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध करवाना प्रमुख उद्देश्य होता है। इस विधि के माध्यम से सौंदर्य बोध का मतलब है कि जब वो कविता के एक एक पद की व्याख्या कर रहा है तो व्याख्या करते समय वो अपने शिक्षण को सुंदर बनाने के लिए शिक्षार्थियों को अनेक प्रकार के उदाहरणों द्वारा उसके कविता में आए हुए भावों के अनुसार उसे जोड़ने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे वो शिक्षक शिक्षार्थी को जोड़ने का प्रयास करता है तो वहां पर उसका प्रयास रहता है कि वो जो भी बोल रहा है, जो भी कह रहा है, सब विद्यार्थी ग्रहण करें। अब ऐसी उम्मीद तो अपन अगर पूर्व प्राथमिक बालकों से करें तो हम ही पागल हुए। तो जाहिर सी बात है कि ये उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी विधि मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक को आप लेक्चर नहीं दे सकते, वो समझेगा ही नहीं। आप कितने ही अच्छे सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, बालक को उस चीज से कोई मतलब नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने व्याख्यान विधि से संबंधित कुछ बातें देखी है, परंतु व्याख्यान विधि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई। इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण बातें बचती है वो भी देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।